हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे निर्देशांक में, तो उसमें अपन ने 9.1 के अपन ने क्वेश्चन देख लिए थे 8 तक देख लिए थे 10 तक, है ना। 10 क्वेश्चन तक मैंने बता दिया था, उसमें होमवर्क भी दिया था, तो ज़्यादा उसमें छोड़े थे, मैंने उसको आपको करने के लिए कहा था, तो वो आपने कर लिए होंगे। तो उसके आगे का अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 15, थोड़ा सा अलग है ना। अलग मतलब पूरा अलग है, पूरे चैप्टर से अलग है। तो इसको अपन पूरी मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है कि पूरी एक क्लास इसी क्वेश्चन को होगी। उसको अपन फ्री टाइम में जो क्लास लेंगे उस क्लास में इसको देखेंगे, है ना, या फिर इससे अगली जो क्लास में उसमें देखा जाएगा, देखेंगे। ठीक है, अभी अपन फिलहाल देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -2 टू पॉइंट दे देते हैं, मान लो P क्या देगा, लेकिन क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। मान लो वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, है ना। अपने को किसके कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स एक्सिस के निकालना है ना। एक्स एक्सिस का एक्स हो गया तो वाई का कितना हो जाएगा 0। तो अपने पास एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या है 0, है ना, एक्स 0। तो अगर इस जगह वाई दे रखा था तो क्या होता था 0 हो जाता। क्यों होता था, क्योंकि एक्स पे कितना है, वाई एक्सिस दे रखा है, एक्स पे कितना है 0, उसका क्या होता है, ऐसे नहीं वाई से ये फॉर्म ही होता है ना, एक्स वाई इसी फॉर्म में कोऑर्डिनेट हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता था, क्वेश्चन में यदि दे रखा है ना, एक्स एक्सिस के निर्देशांक दे रखे हैं, मतलब एक्स एक्सिस के निर्देशांक अपने फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मतलब ये पी देना है, तो उसके यहाँ से एक्स देगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अपने को एक्स लिखना है, तो मतलब अपने को एक बार क्या करेंगे, तो पी और पी डैश के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार क्यू और पी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट डैश distance between E and P dash, ठीक है, E and P dash पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, वही इसमें प्रोसेस है ना, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या है, ठीक है, कितना है x - 2 प्लस 0 माइनस ठीक है। देखो x2 का कोऑर्डिनेट क्या है, x माइनस का माइनस और y x1 पे कितना -2 0 y2 माइनस फॉर्मूले का -5। नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 स्क्वायर। अब इसको अपन किससे ओपन करेंगे, अपन एक आइडेंटिटी करने वाले हैं, क्या है
स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 25 कैसे है 5 के स्क्वायर 25, मतलब उसमें ये और ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20। पी और पी डैश का पॉइंट क्या है, तो वो अभी आगे सोल्व नहीं होगा ना, तो इसको सोल्व नहीं करना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा क्यू एन पी है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x 0 ठीक है। इसमें भी वो हो जाएगा ना x1 y1 x2 y2, ठीक है। इसको सॉल्व करो फॉर्मूला ठीक है। इसको कितना है x -2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस x 0 होगा, ठीक है। इसको फिर से ओपन, इसको a माइनस बी तो इसकी आवाज़ ठीक रहेगा, है ना। तो साइन का बहुत बड़ा रोल होता है ना, प्लस माइनस का, इसको अपन a माइनस बी से हो जाएंगे ना, तो वो बनना है a प्लस बी से क्या होगा a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। फॉर्मूला पता है तुमको, यही होता है हाँ, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 देखो माइनस की जो डिजिट होती है ना, वो इवन टाइम अगर मल्टीप्लाई होती है तो हम यहाँ से प्लस कर देते हैं, -3 इंटू -3, है ना। माइनस से माइनस के बाद प्लस होता है तो आंसर कितना है, ऐसे नहीं माइनस का नोट ले होता है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की बात है ना, किसी भी होशियार कर लोगों से ना, तो ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो, एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, from question 1 and 2 दोनों पक्ष मतलब इक्वेशन हो गया एक और इक्वेशन दो को बराबर रखेंगे, बराबर रखने के बाद क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वल टू ठीक है। अब क्या करेंगे, बहुत साइड इसका है ना, तो
स्क्वायर प्लस क्या होगा, दोनों साइड का जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, है ना। हट कैसे जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर पर 4x प्लस 25 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, मैंने बताया था जब भी अंडर रूट के ऊपर अगर स्क्वायर होता है, स्क्वायर हटता है तो अंदर की डिग्री क्या होती है, चेंज होती है ना, नहीं होती है। अंदर की डिग्री सेम रहती है, सिर्फ चेंज क्या होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, अंडर रूट हमेशा हटता है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 प्लस 29, तो ऑनलाइन क्लास में ये होता है ना, जब स्टूडेंट क्लास में होते हैं तो तुरंत गलती पकड़ में आ जाती है, ठीक है। जो सेम डिजिट का कैसे माइनस एक्स का कैंसिल, तो वेरिएबल एक साइड ले लो, 4x माइनस का इधर आएगा ना प्लस का, ठीक है। ये उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 29 प्लस कितना हो जाएगा, कितना जाएगा 16, किसकी आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि माइनस की डिजिट क्या है, बड़ी है। एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस के अपॉन 2, एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है, -2, ठीक है। एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी, तो अब अपने पास पॉइंट क्या होगा, -2 और 0 तो अपने माना क्या था, x और 0, x के लिए क्यों ज्यादा करते थे, y के अपने पास कितने दे रहे थे, 0, ठीक है। ऐसे नंबर पर क्यों करना है, क्योंकि देखो अपने पास जो इक्वेशन बनी x + 2 x - 2 ऐसे बने, ऐसा तो है कि दोनों में से x माइनस करोगे या 2 + x करोगे तो 2x हो जाएगा, है ना। ऐसा उसको नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि है ही नहीं, अगर यहाँ पर डिजिट होता, मान लो एक कोई अगर 8 हो जाता तो यहाँ पर 16 हो जाता, हो ही नहीं रहा है, अगर यहाँ पे अगर x होता तो भी ये ऐड हो जाता, ठीक है, हो ही नहीं रहा है, इसलिए अपन को उसको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता। फिर अपन क्या इक्वेशन बन गई, दोनों की इक्वेशन इक्वल करके इक्वल में रखी, दोनों स्क्वायर के स्क्वायर करने से क्या होता है, जो भी अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाता है, सिर्फ क्या रहता है, अंदर की डिजिट सेम रहती है, अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अंडर रूट कैंसिल हो गया, फिर तो वैसे नॉर्मल इक्वेशन होगी, उससे अपने इसकी वैल्यू निकाल, x की वैल्यू निकाल, x की वैल्यू कितनी -2, तो अपने पास x को -2 आएगा, अपने पास इसे 0 देता है, तो अपने को वैसे सॉल्व जो ऐसा वैसे सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका मैं खाली बोल रहा हूँ वेरिएबल का जो उसका कोऑर्डिनेट है वो मैं आपको बता दूँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, राइट द पॉइंट y एक्सिस, तो ये क्या मिल रहा है, अभी दूसरा y एक्सिस के लिए मैंने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन बताया था, y एक्सिस के दे रखे हैं, y एक्सिस के निकालना तो x एक्सिस का कितना हो जाएगा 0, तो इसका कोऑर्डिनेट कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, y0 ना क्या बनेगी 0y बनेगी, क्योंकि बार बार बता रहा हूँ कि जो कोऑर्डिनेट होता है किसकी फॉर्म में होता है, x y की फॉर्म में ही निर्देशांक होता है, हमेशा ध्यान रखनी है ना, पहला x का होगा दूसरा y का होगा, ऐसा y का पूछ रहा है जिसमें y का है, x का दे रखा है ऊपर किसका है, तो y का निकालना, वही मेथड होगा ना, क्या मेथड होगा, ऊपर कितना हो जाएगा 0y हो जाएगा, है ना, वही प्रोसेस होगा, पहले इन दोनों को बीच में निकालना, इन दोनों को बीच में निकालना, दोनों को क्या करना है, अंडर रूट बनेगी, है ना, दोनों को करना है, दोनों अंडर रूट डिजिट बनेगी,
स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, y इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल इसे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, जो 13 क्वेश्चन हो गए वो भी इसके सिर्फ के इसमें करेगा, हम के की वैल्यू को फाइंड करनी है। ठीक है, लेकिन उसको बीच का पॉइंट देगा ना, इफ पॉइंट 3 के एंड के आर इक्विवेलेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ 0 टू देन फाइंड वैल्यू ऑफ के, है ना। तो वो देखो अभी टाइम बचा नहीं है इतना, टाइम अगर होता तो मैं इसको मतलब उसको आप खुद भी सोल्व कर सकते हो, है ना। के की वैल्यू अपने को निकालिए, तो वही प्रोसेस अगर ट्राई करना होता हो तो ठीक है, नहीं तो अपन इसको अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, सुनने की बात तो वो पढ़ते रहना है घर पे बराबर, है ना। अभी भी स्कूलें खुलने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं तो अपने को उस पर पढ़ना है ना, ऐसे नहीं स्कूलें खुलेंगे पढ़ेंगे, फिर से बताया जाता जो भी पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया जाता है, जितना हो सके उतना पढ़ो। नोटबुक बना देंगे, अभी भी कितने जो बुकें बनाई गई है ना, मगर आती रहती है यहाँ पे कुछ बात है तो पता चलता है। नोटबुक बनानी है, थोड़ी देर में बुलाया जाएगा, समझने की बात। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम हमारा ऑन वायलेंस का पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहे थे। पार्ट 1 में मैंने आपको ऑथर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, प्लस अबाउट द टेक्स्ट भी मैं पढ़ा चुकी थी, और हमने लेसन का फर्स्ट जो पैराग्राफ था जिसमें राइटर ने दोनों वायलेंस को, फिजिकल को और इनवर्ड वायलेंस को डिफाइन कर दिया था, तो हम वो भी देख चुके थे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। In the world, as we grow up, we see a great deal of violence at all levels of human existence. अब राइटर क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम वायलेंस के अलग अलग रूप देखते हैं, कि अलग अलग लेवल्स देखते हैं इंसान के अंदर। छोटे बच्चों के अंदर छोटी चीज़ों को लेकर लड़ाई होती है, वैसे ही जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, लोग बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे उनको बड़ी चीज़ों को लेकर उनके अंदर लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, द किलिंग ऑफ आइडियाज फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, फॉर नेशनैलिटीज, द किलिंग ऑफ प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड। अब ये जो वायलेंस है वो उसका अंत किसको कहते हैं? वायलेंस का जो सबसे वाइडर रूप होता है वो होता है वॉर। वॉर आप जानते हैं, वॉर मुझे एक्सप्लेन करने की, बायोलॉजिकल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि वॉर किसको कहते हैं। तो ये जो वायलेंस है इसका सबसे बड़ा रूप होता है वॉर। अब ये जो लड़ाई होती है, वायलेंस होता है, ये किस किस चीज़ों को लेकर हो सकता है? वो किसी भी चीज़ को, आप कोई भी टॉपिक पे किसी से भी लड़ाई करना चाहें तो आपको कोई टॉपिक की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी लड़ाई शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ों को लेकर लड़ाइयाँ होती है, वो होती है द किलिंग फॉर आइडियाज, किसी के विचारों का विरोध करना, जो सबसे ज्यादा होता है। जैसे आज हम नॉर्मली पेपर भी खोलते हैं तो हमारे जो पार्लियामेंट सेशन चलते हैं उसमें भी हम वो चीज़ बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि एक बिल पास करवा रहा है, एक पार्टी एक बिल पास करवा रही है, वहीं पर दूसरी पार्टी उसको अगेंस्ट जा रही है, उसका विरोध कर रही है। ये भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल है वायलेंस का, यानी एक के आइडियाज को रोकना, किसी के भी आइडियाज को पर्टिकुलर, चाहे किसी को लगता है कि ये वेलफेयर में और किसी को लगता है वेलफेयर में नहीं है, तो किसी के भी आइडियाज को रोकना अपने आप में वायलेंस ही है। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, सबसे ज्यादा धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ होती हैं, धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, किसी ने किसी के धर्म को कुछ कह दिया और फिर कंटिन्यू सोशल मीडिया पे सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये भी एक अपने आप में वायलेंस है। फॉर नेशनलिटीज, कंट्री के नाम पे वायलेंस, जो आप अभी देख रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है। द किलिंग टू प्रेजेंट अ लिटिल पीस ऑफ वर्ल्ड, यहाँ तक कि एक दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है, वो वायलेंस होता है। और वो किस चीज को लेकर होता है? लड़ाई झगड़ा किस चीज को लेकर होता है? एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर, एक प्रॉपर्टी को लेकर, एक घर को लेकर,
यानी कि छोटी छोटी चीजों, जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है उससे रिलेटेड वायलेंस आपको हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में, हर घर में मिल जाएगा। टू डू दैट मैन विल किल, डिस्ट्रॉय, मेम एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ। और वायलेंस इस हद तक किसी के माइंड पे असर करता है कि वो उसको पाने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए और उस चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकता है। वो खुद के आइडियाज को, इवन दूसरों के भी आइडियाज को कंटिन्यू किल करता है। देयर इज enormous violence in the world, the rich waiting to keep people poor and the poor waiting to get rich, and in the process hating the rich, and you being caught in society are also going to contribute to this। अब ये जो वायलेंस है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि एक रिच पीपल जो है वो अपने आप को उस स्टेटस पे मेंटेन करने के लिए लड़ता है, एक पुअर जो है वो अपने आप को रिच करने के लिए लड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जो सोसाइटी में कंटिन्यू चलती जाती है। रिच अपना स्टेटस मेंटेन करता है और वहीं पर जो एक लोअर स्टेटस का पर्सन है, जिसको हम कहते हैं पुअर पीपल, वो अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, और रिच क्या करते हैं, उनको बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो वायलेंस के ड्यूरिंग दैट ही आती हैं। There is violence between husband, wife and children। यहाँ तक कि हम घर में जो है वायलेंस हस्बैंड, वाइफ और बच्चों के बीच में भी देख लेते हैं। There is violence, antagonism, hate, plurality, ugly, criticism, anger, all this inherited in man, inherited in each human being। अब ये जो वायलेंस होता है ना, वो किस तरह से बढ़ता है कि वो एक हेरिटेड बनता है, आपके जनरेट टू जनरेट चला आ रहा है। यानी कि घर का माहौल अगर खराब है तो वो चीजें जो बड़े करते हैं, कहते हैं ना कि जो बड़े करते हैं उसी को देखकर बच्चे भी सीखते हैं। तो यहाँ पर भी सेम थिंग है कि आप जो घर में देखते हैं वो ऑल दिस इनहेरिटेड होता है, जन्मजात मिलता है। ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लड़ाई किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक अपने हक के लिए लड़ना हर किसी व्यक्ति को आता है। यानी कि आप एक छोटा बच्चा देखेंगे, अगर वो किसी खिलौने से, बिल्कुल छोटा बच्चा है, अगर वो किसी खिलौने से खेल रहा है और वो उसको खिलौना सबसे उसका फेवरेट है, तो क्या होगा कि जैसे ही आप उसके खिलौने को छीनेंगे, ले लेंगे, तो वो क्या करेगा, उसको फिजिकल वायलेंस करना तो आता नहीं है, तो वो अपने आप को जोर से चीखेगा, रोएगा, अपने बाल नोचने लग जाएगा। तो ये उसका एक तरह से वायलेंस है। वो बता रहा है कि ये मेरी चीज़ है, इसको मत लो। और जैसे ही आप उसको वो चीज़ लौटा देते हैं तो उसकी जो रोना है, चीखना है, वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो क्लियर पॉइंट, ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके अपने आप ही अंदर आता रहता है। और घर में भी एक हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में लड़ाई होती है। पेरेंट्स अपने अकॉर्डिंग बच्चे को चलाना चाहते हैं, बच्चा अपना एक अलग ही माइंडसेट लेके चलता है। तो ये हर घर में चीज होती है और हम देखते भी आए हैं। And education is supposed to help you to go beyond all that, not merely to pass an examination and get a job। एजुकेशन का जो आज का रूप है वो कैसा हो गया है कि एजुकेशन आप किस लिए लेते हैं, आप पढ़ते किस लिए हैं, आपका एक ही माइंडसेट होता है। आपको बचपन से यही सिखाया जाता है कि आपको एजुकेट होना है, पढ़ना लिखना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, ताकि आपको बहुत अच्छे सी जॉब मिल जाए और आप बहुत अच्छे से स्टेटस को मेंटेन करें, अपनी लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करें, आप अच्छा पैसा कमाएं और सारी सुविधाओं को, जो भी लग्जरियस चीज़ें हैं उसको गेन कर लें और अच्छी सी एक सेटल लाइफ जिए। जबकि एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन का एक पार्ट है। You have to be educated so that you become a really beautiful, healthy, sane, rational human being, not a brutal man with a very clever brain who can argue and defend his brutality।
अब एक इंसान को एजुकेट क्यों होना चाहिए? एक इंसान को एजुकेट होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, सच में ब्यूटीफुल इंसान बन सके, यानी कि एक अच्छा इंसान बन सके। सुंदर नहीं कह सकते, ब्यूटीफुल दैट इन सेंस ए गुड पर्सन, हेल्दी बन सके। हेल्दी इन सेंस के आपने देखा होगा पहले के टाइम पे सब जो लोग थे उनके, आज के टाइम की मैं बात ले लेती हूँ। आज के टाइम पे हमको पता है कि घर में जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं तो उन्हें धोना है, हम हाइजीनिक लाइफ जीते हैं, हमें खाने से पहले हैंड वॉश करने हैं, खाने के बाद हैंड वॉश करने हैं, हमें डेली उठ के ब्रश, यानी कि हम खुद को हेल्दी रखते हैं। ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, कहाँ से सीखी जाती है? इट्स फ्रॉम एजुकेशन, एजुकेशन से ही सीखी जाती है। रैशनल ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान बनने का जो स्टेप है वो एजुकेशन ही है। एजुकेशन आपको एक सभ्य व्यक्ति बनाती है, आपको बोलने, चलने, उठने, बैठने सभी की सेंस सिखाती है। यानी कि आप अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करके देख लीजिए कि आप इतने एजुकेटेड हैं। आप दो लोगों को कंपेयर करके देखिए, एक गांव का बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, उसको बोलने करने का सेंस नहीं होगा, उसके अंदर उठने बैठने का सेंस नहीं होगा, उसको कपड़े कैरी करने का सेंस नहीं होगा। इवन जब हम कहते हैं, मैंने लास्ट टाइम जब 9th में आपको लेसन पढ़ाया था गुड मैनर्स, उसमें आपको बताया था कि मैनर्स जो होते हैं ना वो बहुत सारे वे के होते हैं। इन सेंस हम जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो डाइनिंग टेबल का भी एक अपना पर्टिकुलर मैनर होता है, हमें हाथ कैसे रखना है, हम खाना खाते हैं तो हमें रोटी कैसे तोड़नी है, हम खाना खाते हैं तो हम चबाते हैं, च्यू करते हैं तो उसको कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें एजुकेशन के थ्रू ही सीखने मिलती हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे एजुकेशन हमारे अंदर आती है तो हम उठते बैठते हैं अलग अलग लोगों के साथ, तो हमें मैनर्स का पता चलता है कि हमें किस तरह से किसके साथ कैसा बिहेव करना है। और इतना हमारा माइंड जो है वो क्लेवर होता है कि हम अच्छे बुरे की जो चीज़ है वो समझ पाते हैं, अच्छा क्या है और बुरा क्या है इस चीज़ को डिफाइन कर पाते हैं, इसके डिफरेंस को पता कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें एजुकेशन के थ्रू ही मिलती है। जबकि एजुकेशन हम क्या मान के चलते हैं कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन वो चीज़ है कि हम पढ़ लिख लेंगे, एजुकेट हो जाएंगे, अच्छी डिग्री मिल जाएगी, डिग्री से हमें अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब से सैलरी मिलेगी और सैलरी के बाद हम एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जिएंगे। लेकिन ये एजुकेशन का एक पार्ट है। एजुकेशन हम इसलिए लेते हैं ताकि हम सबसे पहले एक गुड पर्सन बन सकें। You are going to face all this violence as you grown up. और इन सब चीज़ों को, अभी तो आप छोटे हो, इन सब ये जो जितना भी मैं समझा रही हूँ बोल रही हूँ आपको एक लेक्चर की तरह लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होगे इन सब चीज़ों को समझोगे, you will forget all that you have heard here. You will be caught in the stream of society. अब जितनी भी मैंने जब लेसन स्टार्ट किया तो आपको क्या बताया था कि स्कूल में ये सारी चीज़ें क्यों सिखाई जाती है, स्कूलिंग लाइफ में क्यों सिखाई जाती है? क्योंकि बच्चा जब ग्रोन अप होता है, इन ग्रोइंग प्रोसेस होता है, तो उसको सारी चीज़ें इसलिए सिखा दी जाती हैं ताकि वो आगे जाकर उन सब चीज़ों को 50% की चीज़ें उसको याद रह जाती हैं, तो वो एक अच्छा इंसान बनने की एबिलिटी रखता है। जबकि होता क्या है, यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर। जितना भी आप यहाँ पे सुनते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं, वो सारी वैल्यूज आपको किताबी वैल्यूज दिखती है। आप ये सोचते हैं कि सिर्फ किताबी बातें हैं, असल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल असल लाइफ में ऐसा होता है। वो चेंज किसको करने की जरूरत है? हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि चेंज सोसाइटी हो, लेकिन चेंज शुरू कहाँ होता है? अपने ही अंदर से, अपने ही घर से वो चेंज स्टार्ट होता है। तो ये सारी किताबी बातें नहीं, इनको याद रखने की बातें हैं, ये आपको आगे जाके भविष्य में बहुत काम आएगी। एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। आप इन सबको भूल जाएंगे और सोसाइटी की जो स्ट्रीम, जो बहाव चल रहा है सोसाइटी का, जो सालों से जिस तरह से चली आ रही है उसी तरह से आप उसमें बहते चले जाएंगे। You will become like the rest of the cruel, hard, bitter, angry, violent world
and you will not help to bring about a new society, a new world. अभी तो हम सोसाइटी को चेंज करने की बात कर रहे हैं ना, अभी जब मैं बता रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि हाँ मुझे ऐसे सोसाइटी को चेंज करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे आप इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे और उसी बहाव में सोसाइटी के उस ट्रैक पर चले जाएंगे जो अब तक सोसाइटी जिसमें चली आ रही है, और उसी क्रूल, हार्ड, कड़वी, एंग्री लोगों जैसा जो है आपका बिहेव होता जाएगा। जबकि आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को याद रखना है ताकि आप सोसाइटी की बुराइयों को बदल सकें और अच्छाई वाला पार्ट, नया एक चैप्टर सोसाइटी में बना सकें। तो अब यहाँ तक हमने ये सेकंड पैराग्राफ भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस लेसन को रीड करें और इसके हार्ड वर्ड्स जो है वो इस बुक में मेंशन करते रहें। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले की क्लास में विशेषण प्रकरण में गुणवाचक विशेषण के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमें दिया गया था कि गुण आकार का वर्णन ही था। तो गुण के बारे में विशेषण क्या है, विशेषण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, विशेषण का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त किया जाता है, इन सब के बारे में अपन ने देख लिया था। आज अपन उसके आगे के भेदों के बारे में अध्ययन करें। तो गुणवाचक विशेषण के बाद हमारे संख्यावाचक विशेषण आते। संख्यावाचक शब्द से ही पता लगता है कि विशेषण कैसा होगा, संख्या से संबंधित होगा। अब संख्या से संबंधित होगा तो उसमें संख्या निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है, दोनों प्रकार की संज्ञाएं हो सकती हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या का भी बोध कराएं। क्रम का संख्या 1 2 3 4, ठीक है, फिर क्रम का पहला, दूसरा, तीसरा क्रम में, फिर गणना, गिनती में, इस प्रकार का भी बोध कराते हैं, वे भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद होते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि शब्द जो भी होगा, जो वाक्य बनेगा वह निश्चित होगा, एक, दूसरा, तीनों, चौगुना आदि। जैसे एक महिला, तीनों चोर, ठीक है, तो एक महिला के साथ वाक्य निर्माण करें, फिर तीनों चोर, है ना। कल रात्रि के समय तीनों चोर चोरी करके भाग निकले, तो वहां तीनों जो शब्द हैं, चोर की विशेषता, ऐसा नहीं दिया गया है कि चोर तीन ही थे, ऐसा नहीं था 4 थे 5 थे, वहां 3 जो शब्द हैं वहां पर हमारा निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। दूसरा देखें तो अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में कई आता है, कुछ, बहुत, सब, कई बालक, सब लोग, कुछ, है ना। कई बालक मैदान में दौड़ रहे थे, यहाँ पर कई बालक आ गया। सब लोग तीर्थों की यात्रा करते हैं, है ना, सब जाते हैं तीर्थों पे, तीर्थों की यात्रा करते हैं। कुछ छात्र पढ़ने में होशियार हैं, बाकी कुछ मध्यम भी है, कुछ अधम भी है। तो यहाँ पर कक्षा में 10 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। निश्चित संख्यावाचक का एक उदाहरण लिखा है कि कक्षा में 10 विद्यार्थी, आज जो कक्षा में है उपस्थिति दर्ज की गई, जिसमें से 10 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो विद्यार्थी जो संख्या है उसमें संख्या का बोध हो रहा है क्या, 10। तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक होगा। और कुछ लोग मैदान में टहल रहे थे, है ना, तो कुछ लोग मैदान में टहल रहे थे, तो जो लोग हैं कितने, कुछ लोग, जिनकी गिनती करना असंभव है, इसलिए वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक आएगा। आगे बढ़ें। तो तीसरा हमारा है परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ है मापतोल, किसी भी वस्तु की मापतोल, या तो मापतोल में केजी, किलोग्राम, या फिर लीटर में। 2 प्रकार की मात्राएं हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ऐसे नहीं कहते 2 किलो दूध नहीं कहते, 2 लीटर दूध कहते हैं, है ना।
है ना, 2 लीटर शक्कर नहीं कहते, 2 किलो शक्कर कहते हैं। तो कुछ पदार्थों की मात्रा या मापतोल से संबंधित जिस विशेषण में अध्ययन किया जाता है वह विशेषण परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो वे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल, माप का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, 2 लीटर, 4 किलो, 2 मीटर आदि। जैसे 2 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा, 4 किलो गुड़। तो विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं वहां पर परिमाणवाचक शब्द का प्रयोग होगा। इसमें निश्चित है कि 2 मीटर ही कपड़ा, निश्चित है कि 2 लीटर ही दूध। ऐसा नहीं है कि हम दुकानदार के पास जाएं 2 किलो शक्कर चाहिए तो वह हमें 5 किलो नहीं देता, क्योंकि हमने जितना कहा है उतना ही हमें देगा। तो वहां निश्चित परिमाणवाचक आएगा। और निश्चित परिमाणवाचक में देखें थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा। तो जैसे थोड़ा पानी, कम शक्कर, है ना, ज्यादा दूध। तो इस प्रकार के, है ना, जैसे गड्ढे में थोड़ा पानी है तो वहां थोड़ा पानी, इसका मतलब उसका हम माप तोल नहीं बता सकते कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, 1 गिलास है, 2 गिलास है, ऐसा नहीं बता सकते। तो वहां पर हमने शब्द बता दिया। जैसे कहीं किसी ने कहा कि चाय बना दो, माँ ने कहा चाय बना दो, तो हम क्या कहेंगे कि गिलास में थोड़ा दूध है ना। इस प्रकार कम शक्कर, ज़्यादा दूध। तो ये सब जो है वो मात्रा है, लेकिन उसका मापतोल संभव नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे। हमारा चौथा है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण संकेत करते हैं, वो हमारे सार्वनामिक विशेषण के, है ना, विशेषण के अंतर्गत आते हैं। वे विशेषण जो सर्वनाम शब्द जो विशेषण का कार्य करते हैं। संकेतवाचक ऐसे शब्द जो सर्वनाम शब्द होकर वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो वे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है, क्योंकि संकेतवाचक विशेषण जो होते हैं मूल रूप में सर्वनाम होते हैं, इसीलिए उन्हें संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, है ना। कौन विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, है ना, तो वहां कौन जो शब्द हैं वह हमारा सब किस में आएगा? संकेतवाचक। जैसे उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं, तो उस और कोई, ये जो शब्द हैं, है ना, ये शब्द और कोई शब्द, ये जो 2 शब्द हैं वो पुस्तक और सज्जन की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं और संकेत कर रहे हैं, कोई सज्जन और उस पुस्तक। तो जहां पर कोई संकेत किया जाए वह संकेतवाचक विशेषण होता है। इसके बाद व्यक्तिवाचक विशेषण, अंत का 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण है, जिसमें व्यक्तिवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हो। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं जैसे बीकानेरी नमकीन। जैसे बीकानेर हमारा जो शब्द है वह मूल रूप में क्या है? संज्ञा है, ठीक है। जयपुर हमारा जो शब्द है वह मूल रूप में क्या है? संज्ञा है। आगरा हमारा जो शब्द है वह क्या है? मूल रूप में संज्ञा है। तो जो भी मूल रूप में संज्ञा होते हैं और उनका व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पर प्रयोग किया जाता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। जिसमें यहाँ जो बीकानेरी नमकीन, जोधपुरी कोट है ना, बनारसी साड़ी है, जयपुरी रजाई है। तो ये जो 4 शब्द हैं, जो बनारस, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, ये जो मूल रूप में चारों शब्द क्या हैं? संज्ञा हैं, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है और वो व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में कहे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। यहाँ बीकानेर, जोधपुर, बनारस, जयपुर शब्द अपने आप में संज्ञा शब्द हैं और संज्ञा शब्द है, लेकिन ये ही शब्द अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता। 2 इसमें मूल बात क्या है? एक संज्ञा शब्द किसी दूसरी संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करता है तो व्यक्तिवाचक या व्यक्तिबोधक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो संज्ञा अन्य शब्द हमारे यहाँ देखें, साड़ी जो संज्ञा शब्द है
बनारस संज्ञा शब्द था। तो यहाँ संज्ञा शब्द जो साड़ी की विशेषता प्रकट करने के लिए, एक मूल रूप में विशेष बताने के लिए बनारस फेमस है, ठीक है। तो बनारस का जयपुर के लिए जयपुर, इस प्रकार बीकानेर, जोधपुर, ये मूल रूप में संज्ञा ही थे, लेकिन इन संज्ञा शब्दों का व्यक्तिवाचक विशेषण के तौर पर प्रयोग हुआ, क्योंकि ये एक संज्ञा होकर के किसी दूसरी संज्ञा की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आप संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करेंगे। तो आगे हम देखें तो अगर इसके बाद भी विशेषण की 5 भेदों के बाद भी अगर देखें तो विशेषण की अवस्था है ना, विशेषण की अवस्थाएं आएगी, कितनी अवस्थाएं हैं। इसके बाद प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण है, इसका उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण क्या है, इसके अवस्थाओं को कैसे बताया जाता है, कौन से वाक्य में, तो अवस्थाएं जो होगी उसके प्रविशेषण क्या होगा, इनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। जो भी होगा उसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात, सभी को नमस्कार, है ना, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से लेसन नंबर 5 हमारा चल रहा है। प्रीवियस क्लास में मैंने देखा था कि साबुन कैसे बनता है, अपमार्जक कैसे बनता है, साबुनीकरण किसे कहते हैं, सैपोनिफिकेशन क्या होता है, मिशेल निर्माण को अपने प्रारंभिक तौर पर स्टार्ट किया था। तो ये सारी एक्टिविटी अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं। पार्ट नंबर 10 चल रहा है अपना। इस पार्ट में अपन इस पूरे लेसन को फिनिश कर देंगे। मिशेल निर्माण क्या होता है और अपमार्जक क्या चीज़ थी, उसका बेसिक जो था हम छोड़ चुके थे। तो ये 2 चीज़ें हमें पढ़नी है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना मिशेल निर्माण, मिशेल निर्माण व शोधन की प्रक्रिया, कि कैसे साबुन से कपड़ा धोते हैं, मिशेल कैसे बनता है, शोधन की प्रक्रिया, कैसे कपड़ा साफ धुलता है ना, कैसे जल विरागी सिरा होता है, हाइड्रोफिलिक एंड किसको कहते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता है, पोलर पार्ट क्या बोलते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें अपने को पढ़ रही है। ध्रुवी सिरा क्या होता है, जल विरागी सिरा क्या होता है, जल रागी सिरा क्या होता है, इसके बारे में अपने को पढ़ना है ना। तो साबुन और कपड़े धोते तो क्या होता है, देखो इसके अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ चीज़ें आपको। साबुन व अपमार्जक से, यानी सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन व अपमार्जक से शोधन की प्रक्रिया, शोधन की क्रिया मिशेल बनाकर की जाती है, मिशेल बनाकर की जाती है, मिशेल बनाकर की जाती है। वो मिशेल क्या चीज़ है वो मैं आपको एक बार बता दूं। जैसे मान लो ये कोई मैल है, कपड़ा है अपना, इतना सा कोई कपड़ा है ना, ये मैल लगा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा, ये आपका मैल हो गया। अब मैल पे क्या होगा, अपन ने कपड़ा पानी में भिगो दिया, ये क्या, हाइड्रोकार्बन पुंज, हाइड्रोकार्बन पुंज, जिसे बोलेंगे जल विरोधी सिरा, जल विरोधी पार्ट, ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, ये कहलाएगा जल रागी सिरा, जल रागी पार्ट, है ना। ये तो पोलर पार्ट हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब इसमें क्या, मान लो ये कोई ऑयली सरफेस है आपका, मैल है, तो क्या होगा, आपने जिस चीज को अंदर मिलाया, क्या मिलाया, मान लो साबुन से धो रहे साबुन मिलाया, या डिटर्जेंट से धो रहे हैं डिटर्जेंट मिलाया, तो क्या होगा, उस डिटर्जेंट के जो पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, इस मैल की तरफ जाएंगे, और जो पानी वाला सिरा होगा वो आपके बाहर की तरफ होगा,
ठीक है। तो ऑयल की तरफ जो सिरा आएगा जिसको कहेंगे जलरागी भाग, उसमें क्या होगा, डिटर्जेंट इससे क्रिया करेगा, और एक सिरा होगा आपका पानी वाला। तो पानी इस ऑयल से क्रिया नहीं करेगा, क्या करेगा, पानी इस मेल या ऑयल से क्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हो अगर ऑयली हाथ है, आप तेल लगा के आपको हाथ को धो पानी से, सिर्फ पानी से धो, तो आपके हाथों में फिर भी तेल बना रहता है, आपके कपड़ों में फिर भी मैल रहता है, वो अच्छे से नहीं धुलते। अगर कोई कपड़ा ऑयली है, हमारे हाथ ऑयली है और हमने खाली क्या किया, पानी के बाल्टी के अंदर हाथ डाल के धो दिए, तो उस पानी का ऑयल से कभी कोई कनेक्शन नहीं होता, उनके आपस में कभी कोई रिएक्शन नहीं होती, वो दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। पानी और ऑयल कभी मिक्स नहीं होते हैं। आपने मिश्रण पढ़ा होगा, है ना, मिश्रण को अलग करने की विधियाँ पढ़ी होगी, है ना, फिल्ट्रेशन पढ़ी होगी, छानने की विधि पढ़ी होगी, है ना। तो कई सारी विधियों के माध्यम से अपन मिश्रण को अलग अलग करते हैं, तो कीप लगाकर छान के भी अलग करते हैं। तो 9th क्लास में आपने मिश्रण को अलग किया है, तो उसके अंदर क्या होता है, जब जल के अंदर तेल मिक्स कर दिया जाता है, तो आपने देखा होगा तेल अलग बना रहता है और जल अलग बना रहता है, दोनों के सिरे आपस में कभी मिलते नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, ऑयली कपड़े हो या मैल वाले कपड़े हो, कभी पानी से साफ नहीं धुलते, उसके लिए साबुन या डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो वो साबुन या डिटर्जेंट ही क्या करेंगे, उस मैल की तरफ भागेंगे। मैल की तरफ भागेंगे, क्या होगा, पानी बाहर है, मैल अंदर है, मैल की तरफ आ गया होगा ऑयल, या क्या हो गया, डिटर्जेंट आ गया। डिटर्जेंट आने के बाद क्या हुआ, उस डिटर्जेंट ने इस ऑयल से क्या करी, एक्टिविटी करी, रिएक्शन किया, और इसने क्या किया, इस ऑयल ड्रॉप को पानी की तरफ खींचा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट जो आपका बाहर की तरफ है, यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट जो आपका बाहर है, हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर है, यानी एक भाग बाहर है, एक भाग दूसरा अंदर है। अब वो ऑयली पार्ट या मैल कह लो, गंदगी कह लो, वो जो आपका अंदर की तरफ है, वो इस बाहर वाले पार्ट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो जैसे ही मैल उस डिटर्जेंट के साथ घुलेगा, वो पानी की तरफ दौड़ेगा बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ जब मैल की एक्टिविटी होगी उस डिटर्जेंट के साथ, तो क्या हो जाएगा, वहाँ झाग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, झाग बन जाएगा। वो झाग ही क्या कहलाएगा, आपके मिशेल कहलाएगा। अब वो झाग किस तरफ दौड़ेगा, पानी की तरफ, और जैसे ही बाहर की तरफ दौड़ेगा, वो झाग पूरी आपके बकेट के अंदर, है ना, कंटेनर के अंदर फैल जाएंगे, और जितने अधिक झाग बनेंगे उतने अधिक अच्छे कपड़े धुलेंगे। तो वो झाग बनने की एक्टिविटी को ही क्या कहेंगे, मिशेल निर्माण की एक्टिविटी बोलेंगे। तो यही मिशेल चीज़ें, यही शोधन की प्रक्रिया, ये कपड़े धोने की एक्टिविटी कहलाती है ना। तो हमारे शरीर की या हमारे कपड़ों की अधिकांश गंदगी तेल या ऑयली या फैटी मटेरियल होती है, उन्हीं चीज़ों को हमें धोना पड़ता है। हमारे शरीर में देखें सबसे ज़्यादा कपड़े जो गंदे होते हैं, मान लो शर्ट हमने पहना हुआ है, शर्ट में सबसे ज़्यादा गंदगी कहाँ लगती है, कफ और कॉलर में। तो ये कफ और कॉलर में जो गंदगी होती है, वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तेलीय चीज़ की होती है, यानी ऑयली मटेरियल की वो गंदगी कहलाती है। तो उसी ऑयली चीज़ को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम कपड़ों को वॉश करते हैं, तभी हमारे वॉश करने के दौरान ये मिशेल निर्माण होता है। तो इसी चीज़ को अपन इस तरह से डिनोट करेंगे, इसी तरह से इसको शो करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से इसकी पिक्चर को बनाएंगे, इस तरह से इसकी डायग्राम को शो करना है ना, ये ध्यान देना। ये नेगेटिव पार्ट बाहर की तरफ हो गया, पॉजिटिव पार्ट आपका अंदर की तरफ हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते ही क्या बनेंगे, झाग बनने लग जाएंगे, और आपका कपड़ा वॉश हो जाएगा, टू विप क्लीन हो जाएगा ना। तो यही चीज़ आपके मिशेल निर्माण है, इसके अलावा कोई मिशेल चीज़ अलग से है नहीं। एक हाइड्रोकार्बन भाग है, एक ध्रुवीय भाग है, एक जलरागी भाग है, एक जल स्नेही भाग है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो जैसा भी आप नाम याद रहे वैसा नाम आपको याद रखना है, चाहे हाइड्रोफिलिक याद रखें, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दो नाम याद रखें, या जलरागी जल विरागी याद रखें, जल स्नेही या जल विरागी याद रखें, जैसा भी आपको याद रहता है दो नाम आपको याद रखने। तो ये मिशेल निर्माण और शोधन की प्रक्रिया आपके कंप्लीट हो गई। इस तरह ये लेसन आपके फिनिश हो जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं अपन जो इस लेसन में पढ़े। सबसे स्टार्ट में क्या पढ़े थे अपन, अम्ल क्षार के बारे में पढ़े थे, अम्ल क्षार के अंतर पढ़े थे अपन ने, है ना। कुछ महत्वपूर्ण अंतर पढ़े थे, जिसके अंदर क्या पढ़ा था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में तीखे होते हैं। अम्ल का
pH 7 से कम होता है, क्षार का pH 7 से ज़्यादा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीले कर देते हैं। ये उसके बेसिक कंसेप्ट हो गए, बेसिक अंतर जो डिफरेंसेस थे वो हो गए थे। फिर अपन ने आर्हेनियस के आधार पर अम्ल क्षार की परिभाषा पढ़ी थी, ब्रॉन्स्टेड लोरिस थ्योरी के आधार पर पढ़ी थी, और लुईस के आधार पर पढ़ी थी। आर्हेनियस ने क्या कहा था, जो H+ आयन देते हैं जलीय विलीन में वो अम्ल हैं, जो OH- आयन देते हैं वो आपकी क्षार है। ये आर्हेनियस ने बताया था। उसी के साथ क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस की थ्योरी भी दी थी उन्होंने। फिर ब्रॉन्स्टेड लोरी आई थी जिसने क्या बताया था, प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही वाला बात बताई थी। फिर लुईस संकल्पना आई थी। तो इस तरह से अम्ल क्षार के बारे में उन्होंने अपनी परिकल्पनाएं, अपनी संकल्पनाएं बताई थी। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, पीएच के बारे में पढ़ा था, पीएच का डेली लाइफ में यूज पढ़ा था। पीएच क्या था, प्रोटॉन ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था कि जो अम्लीय पदार्थ कैसे होते हैं, क्या होते हैं, है ना। तो पीएच के आधार पर हमने उस अम्ल को बांटा था, अम्लीय पदार्थ को बांटा था, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में हम कई सारे ऐसे खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं और कई सारे पदार्थों का टेस्ट भी करते हैं। तो जिस प्रकार मीटर, स्केल, है ना, थर्मामीटर, ये चीज़ें नापने के लिए, हम बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए, लंबाई नापने के लिए अलग अलग इकाइयों का उपयोग करते हैं, अलग अलग यंत्रों का उपयोग करते हैं। उसी तरह अम्ल क्षार की यूनिट को, अम्ल क्षार के डिफरेंसेस को नापने के लिए भी एक पीएच को आधार माना गया है। पीएच के आधार पर भी अम्ल क्षार को अपन डिफरेंट करते हैं। उस अम्ल क्षार के निर्माण को किसने बताया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। सोरेनसन ने इस अम्ल क्षार की अवधारणा कब दी थी, 1909 के अंदर दी थी। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, दैनिक जीवन के अंदर उपयोगी कुछ यौगिक जिनका निर्माण और प्रक्रिया पढ़ी थी, उसके उपयोग पढ़े थे, गुण पढ़े थे, है ना। जैसे NaCl का निर्माण पढ़ा था। NaCl को दो विधि से अपन ने बनाया था, एक तो लेबोरेटरिकल मेथड यानी प्रयोगशाला विधि और एक वाष्पीकरण विधि, जिसके अंदर क्या पढ़ा था अपन ने, वाष्पीकरण के द्वारा जो नमक बनाया जाता है वो हमारे दैनिक जीवन में हमारे खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर अपन ने NaOH के बारे में पढ़ा था, NaOH का निर्माण देखा था। NaOH का कैसे निर्माण किया था अपन ने, NaCl की रिएक्शन H2O से करवाई थी, है ना। तो क्या बना था, NaOH बना था और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। फिर क्या आया था अपने, CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर आया था, है ना, विरंजक चूर्ण आया था। उस विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया था अपन ने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के रिसाव के द्वारा की थी। क्लोरीन गैस के अंदर रिसाव किया था, तो किसके अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज़ थी वो भी बताया था आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या, बुझा हुआ चूना है, यानी स्लैग्ड लाइम है। वो कैसे बना, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवाई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जो बुझा हुआ चूना कहलाता है। उस बुझे हुए चूने यानी स्लैग्ड लाइम की अभिक्रिया किससे कराई थी, क्लोरीन गैस से। तो आपको क्या बना था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना था। क्या बना था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना था। और क्या निकला था, गैस निकल गई थी। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में पढ़ा था। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बना था उसके बारे में बताया था आपको। घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके अपन ने उस चीज़ का निर्माण किया था। NaCl, CO2, H2O, अमोनिया, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपन ने क्या बनाया था, NaHCO3 और NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा NaHCO3 बनाया था। उसके उपयोग और गुण आपने किताबों से देख लिए होंगे, क्योंकि एज इट इज़ आपको उनके गुण और उपयोग याद करने, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, उनमें कोई ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है, वो एज इट इज़
Good morning again, students. Because of power failure, we had to just stop the topic in between. So we resume with again the same line. We were here after the definition of liberalization. Under this, a new economic policy was announced in July 1991 and process of expansive reform started in various sectors of economy. अलग अलग sectors के अंदर economy में अब जो था reforms start हुए. अब कौन कौन से थे? Expansive reforms were done in financial sector, foreign sector, foreign exchange and tax system, and several unnecessary laws and controls were eliminated. इसमें सबसे बड़ा था removal of import duty. As a result of process of liberalization, Indian economy transformed from socialist mixed economy into capitalist mixed economy. मैंने पहले बता दिया था, India was a friend country of Russia, and from inspired from their country, we had adopted socialist mixed economy. समाजवादी तरीके का, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली इन सोशलिस्ट इकोनॉमी जो जितने भी प्राइवेट प्रोडक्शन सेक्टर होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल जो होता है गवर्नमेंट का होता है. नाउ अमेरिका का प्रभाव आफ्टर 1991 आना शुरू हुआ. कैपिटलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमने अपना दी. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अब जो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस था, हस्तक्षेप था, लेसन बाय दिस एंड इंडियन इकोनॉमी स्टार्टेड टू ट्रांसफॉर्म इनटू फ्री मार्केट. नाउ एनीबडी वाज इनवाइटेड और एनीबडी कैन कम इनटू आवर कंट्री फॉर बिजनेस और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. स्ट्रक्चरल रिजिडनेस ऑफ इकोनॉमी एंडेड थ्रू लिबरलाइजेशन. तो जो हमारे एक कठोरता बना रखी थी, केवल गवर्नमेंट सेक्टर्स ही प्रोड्यूस कर सकते थे, वो चीज़ अब खत्म हो गई. Therefore, it can be said that liberalization refers to the process of simplifying the activities of production. जो उत्पादन की प्रक्रिया थी, पहले बहुत नियमों से, पहले बहुत कंट्रोल्स थे, उसके ऊपर नियंत्रण था, अब वो बहुत ईजी हो गई थी. एंड ट्रेड बाय एलिमिनेटिंग गवर्नमेंट ऑब्स्टिकल्स, जो सरकारी व्यवधान थे, बाधाएं थी, वो हटा दी गई इन द इकोनॉमिक सेक्टर्स एंड पॉलिसीज. सो द सो कॉल्ड प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया एक्चुअली मीन्स, अभी क्या कह रहे हैं, इम्प्लीमेंटिंग फॉरेन एप्लीकेशन विदाउट गिविंग देम ए सेकंड थॉट, यानी कि बिना दूसरा विचार किए विदेशी कंपनियों को भारत में आने देना विदाउट एनी एक्स्ट्रा कंट्रोल और टैक्सेशन. ड्यू टू इट्स इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, मिक्स्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया रीच्ड such crossroad from which it was impossible to return back to actual meaning of स्वदेशी. अब जब हमने liberalization start किया, what happened? The roads were open for the foreign companies, obviously of abroad companies. तो उन कंपनीज ने आकर के, देखिए उनके पास में 3-4 चीज़ें थी. Those companies, these multinational companies had first one modern techniques. Second thing, the quality of their product was very high. Again, because of modern techniques, the cost of production was very low. तो इस वजह से उनकी जो कीमतें थी वस्तुओं की वो कम थी. Now it was a clear challenge for our own Indian companies, जिसको बोलते हैं स्वदेशी. अब स्वदेशी कंपनियों का जो प्रोडक्शन था, that was still based on absolute techniques, labor based, and again इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग. तो उसकी वजह से जो कॉस्ट जो थी वो ज़्यादा थी. अब कंज्यूमर के सामने इफ इन मार्केट ही हैज़ ऑप्शन, 2 ऑप्शंस ऑफ सेम कमोडिटी विथ हाई एंड लो प्राइस, देन ही विल डेफिनेटली चूज प्रोडक्ट ऑफ लो प्राइस. तो ये हो गया, इसलिए हमारा स्वदेशी के ऊपर खतरा मंडराने लगा. कल्चर, लिबरलिस्ट कंट्रीज टुक एडवांटेज ऑफ दिस कंडीशन. जो वो कंट्रीज जो थे जो आना चाहते थे इंडिया में, बिकॉज इंडिया हैड अ वेरी रिच ट्रेजर ऑफ रिसोर्सेज, बहुत बड़ा खजाना है हमारे पास में संसाधनों का, तो उनको लेकर के and India emerged on the world platform in a form of a new research laboratory in the name of economic liberalization. Liberalism के नाम पर, उदारीकरण के नाम पर इंडिया अब नई लेबोरेटरी बन गई. सारे कंट्रीज अपनी सेटअप, अपना इंडस्ट्रीज दे वांटेड टू सेटअप इन इंडिया, बिकॉज यहाँ पर देर इज चीप लेबर, देर आर रिसोर्सेज अवेलेबल, देर इज वाटर रिसोर्सेज, ईच एंड एवरीथिंग, पावर इज इन एबंडेंट. तो ये सारी चीज़ें इतनी यहाँ पे अवेलेबल है कि अब उनको बैठे बैठा एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे जस्ट बाय गिविंग टेक्नोलॉजी, बाय एडोप्टिंग न्यू technology, they could earn lot of money. Platform, our large population. और दूसरा सबसे चीज़ क्या मिल गई उनको, apart from that they were not worried of their excess production, because उसका consumption भी इसी country में हो रहा था. So there were now no issues about how the production would be consumed by other people. Is capable middle class emerged on the radar of liberalist country. और यही कारण था कि because of 1990 के पहले क्या था, there were only 2 class, they were rich and poor. But now after 1990 कौन सा class emerged हुआ, middle class. Again देखिए सर्विस सेक्टर के अंदर उनका contribution बढ़ता गया. So people now came out from the condition of poverty. तो वो मिडिल क्लास बन गए थे. ठीक है, आगे बढ़ते. It was impossible for the
future government to move ahead on the path through which the earlier government had transformed the country into a market in the name of globalization. अब आने वाले समय में it is not possible again to just do production or produce the goods only on basis of स्वदेशी. अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता. पार्शियल प्रोडक्शन जरूर हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करना अब स्वदेशी यूनिट्स के लिए भी इम्पॉसिबल हो गया है. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? निजीकरण. निजीकरण का मतलब ये होता है कि एक ऐसी कंपनी जिसका जो ओनरशिप होती है इज डायरेक्टर और ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, एक या एक से अधिक लोग हो सकते हैं, और उनका मेन मोटिव क्या होता है? देयर मेन मोटिव इज नॉट पब्लिक वेलफेयर, देयर मेन मोटिव इज अर्निंग प्रॉफिट. और उस प्रॉफिट को पाने के लिए सबसे पहला मार पड़ती है द वर्किंग, जो उसके अंदर कर्मचारी जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके ऊपर. गवर्नमेंट में जो टाइमिंग्स होता है उससे ज़्यादा इनको काम करना पड़ता है, प्लस दे आर गिवन टारगेट, गवर्नमेंट में टारगेट नहीं होता है. तो इन सब चीज़ों से विथ न्यू इम्प्रूव टेक्निक्स ये कंपनीज अपना प्रोडक्शन करने वाली थी. द प्रोसेस विच इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर का जो रोल बढ़ा देती है उस प्रक्रिया को हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं. अंडर दिस इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि पहले गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत कंट्रोल्स थे इंडस्ट्रीज के ऊपर, बेसिक नेसेसिटीज को जो फीड करने वाली थी उसको प्राइवेट सेक्टर ने अपने पास ले लिया. एंड द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज डिक्रीज, और इस तरह से गवर्नमेंट कंपनी आप धीरे धीरे कम हो गई. इन द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, और इसी प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस में ऑल सच इकोनॉमिक पॉलिसीज आर इंक्लूडेड विच प्रमोट एक्सपांशन ऑफ सेक्टर इन ट्रेडिशनल फॉर्म. अब परंपरागत तरीके से बात करें तो क्या कहता है? प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गिविंग अवे पब्लिक और स्टेट प्रॉपर्टीज इन हैंड्स ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, के सरकारी या राज्य की प्रॉपर्टी को, संपत्ति को प्राइवेट हाथों में या प्राइवेट नियंत्रण में दे देना. सिंस इंडिपेंडेंस टिल 1990s द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज विच वर एडोप्टेड वर रिजर्व्ड ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर. देखिए यहाँ पे इस लाइन को, जो भी औद्योगिक नीतियां बनी थी वो सारी की सारी किसके लिए रिजर्व थी? गवर्नमेंट के लिए. ओनली गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज वेर अलाउड टू प्रोड्यूस एंड ऑब्टेनिंग लाइसेंस वर मेजर रिक्विजिट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्री. किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता था. तो ये जो रिजिडनेस थी, ये जो स्ट्रिक्टनेस थी, ये अब ये धीरे धीरे कम कर दी गई. इट वॉज अगेन अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन. These tactical decisions have been controlled the development of private sector. As a result of this, the public sector, देखिए अब जो गवर्नमेंट सेक्टर था unnecessarily expanded, जिसको हमने पहले से बहुत फैला रखा था, and productivity of this sector become very less, और उनकी उत्पादकता बहुत कम थी तो उनको धीरे धीरे समेटने लगे. Many public sector establishment had become a burden on government. कई सारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज तो सरकार के ऊपर बोझ बन गई थी. They were not producing, उतना खर्चा हो रहा था. इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी सबसे पहले जो लाइसेंस लेना पड़ता था वॉज एटमोस्ट एबोलिश्ड, बिल्कुल खत्म कर दिया गया. नाउ यू आर फ्री टू एस्टेब्लिश एनी इंडस्ट्री. एंड ह्यूज डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ रिजर्व इंडस्ट्री, जो आरक्षित का मतलब पहले ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जो प्राइवेट कंपनी नहीं कर पाती थी. अभी भी गवर्नमेंट के पास में कुछ है, जैसे वॉरहेड्स बनाना, एम्यूनेशन बनाना, करेंसी नोट्स छापना, ये सारे जो सॉल्ट प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें अभी भी गवर्नमेंट के हाथों में हैं. इसके अलावा सारे उन्होंने एबोलिश कर दिए. इंडस्ट्रीज ऑफ पब्लिक सेक्टर ओपन न्यू डोर्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर द प्राइवेट सेक्टर. जैसे ही उन्होंने पब्लिक सेक्टर ने अपने अपने डोर्स क्लोज किए, नाउ न्यू प्राइवेट सेक्टर इमर्ज इन द सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी. एंड इन 1991 थ्रू प्राइवेटाइजेशन दिस सेक्टर्स वेर ऑल्सो ओपन विच वेर अर्लियर बैंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर. तो जो लाइसेंसिंग जो थी कंपल्सन, वो खत्म कर दिया गया. Under privatization, disinvestment is also done in government sector. This is also a method of privatization. In actual क्या होता है? Disinvestment in the process of liquefying of assets, but in general form it refers to selling of state share in public sector undertaking to private sector. पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट कंपनी को एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता था, सो दे इशूड शेयर, वो शेयर निकालते थे ताकि पब्लिक के पैसे से वो इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा सके. धीरे धीरे इन कंपनीज ने अपने शेयर को भी ट्रांसफॉर्म किस में कर दिया? इन प्राइवेट सेक्टर्स ने उनके शेयर को खरीद लिया. एंड देयरफॉर हैंस दे बिकेम द ओनर्स ऑफ दैट पब्लिक सेक्टर कंपनीज.
हो गया. हाउ मच शेयर इज सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर, इट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट टैक्टिकल डिसीजन. वैसे तो आप जानते हैं 51% जो शेयर होल्डिंग होती है वो गवर्नमेंट रखती है और 49 प्राइवेट की रखती है, सो दैट देयर शुड बी नो इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइवेट इन सम मेजर डिसीजंस टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर. फॉर प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया, this investment program was started in 1991-92. Through privatization, government got assistance in establishing fiscal discipline. Fiscal discipline का मतलब ये था, आपको पहले बता दिया आपका हम लोगों ने, कि हम लोग जो पॉलिसीज लेआउट करते हैं कि हमारा प्रोडक्शन कैसे होगा, कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है, वो सारा डिसिप्लिन एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ गया. ड्यू टू दिस कंपिटेटिव पावर ऑफ इकोनॉमी वॉज एनहेंस, और इसीलिए हम लोग इकोनॉमी के अंदर एक नई पावर के रूप में बढ़ पाए और हम संघर्ष कर पाए. नेक्स्ट, इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट ग्लोबलाइजेशन. टिल देन रिवाइज दैट बोथ द टॉपिक्स, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप. इससे पहले रणथंबोर के राणा हमीर के बारे में पढ़ा था. अब है महाराणा प्रताप, जिनका जन्म मेवाड़ में 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था, कुंभलगढ़ के किले में. अगर विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार के दिन इनका जन्म हुआ था. ये अंडरलाइन करने, याद ये रखना है, केवल 9 मई 1540 को जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1597 ईस्वी में. कुंभलगढ़ के दुर्ग में जहाँ जो महल था, उस महल का नाम था बादल महल, जिसे कटारगढ़ भी कहा जाते थे. उनके पिता का नाम था उदय सिंह, माता का नाम था जयवंता बाई, जो कि पाली के नरेश अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी. महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ में ही व्यतीत हुआ था. उनका विवाह 1557 ईस्वी में अजबदे पंवार के साथ हुआ था, जिनसे 16 मार्च 1559 ईस्वी में अमर सिंह का जन्म हुआ, जो उनके पुत्र थे. 32 वर्ष की आयु में उनके पिता उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई थी. उस समय वह गोकुंदा में थे, तो वहाँ पर जितने भी सामंत थे उन्होंने 28 फरवरी 1572 ईस्वी में गोकुंदा में ही उनका राज अभिषेक किया था. वो होली का दिन था और वहीं पर उनके पिता का भी दाह संस्कार किया था. वहीं पर स्थित महादेव बावड़ी 28 फरवरी 1572 ईस्वी में वहाँ पर समाधि भी बनाई थी. पिता की देह भी उसी तारीख को हुई थी और उनका राज अभिषेक भी उसी तारीख को किया गया था, सामंतों ने कर दिया था. प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में राज तिलक किया गया था. महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्य कर दिया था, मतलब उसको बाहर निकाल दिया था. अब उसके बाद 1570 की बात करते हैं अपन. 1570 में पहले भी पढ़ चुके हैं, अकबर ने एक दरबार लगाया था नागौर में 1570 में, जहाँ पर अधिकतर राजपूतों ने समर्पण कर दिया था. तो यहाँ पर अकबर दरबार लगाया था, यहाँ पर महाराणा प्रताप को भी बुलाया था, परंतु महाराणा प्रताप नहीं गए थे. उसके बाद अकबर ने 4 शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, यानी कि उनको अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे. 1572 ईस्वी में ही नवंबर में, ये अंडरलाइन कर लेना मुख्य है, 4. पहला जलाल खां, जो उसका मंत्री था, उसको भेजा था नवंबर 1572 ईस्वी में. दूसरा जून में ही 1573 ईस्वी में मान सिंह, आमेर के राजा जो शासक था, मान सिंह को भेजा था. फिर तीसरा ही उसी साल में भेजा था अक्टूबर में आमेर के ही भगवान दास को, जो मान सिंह के चाचा थे. फिर चौथी बार दिसंबर 1573 ईस्वी में टोड रमल को भेजा था. ये उसके 9 रत्नों में से एक था टोड रमल. ये 4
अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, यानी कि उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा था, परंतु ये चारों शिष्टमंडल विफल रहे। ये चारों महाराणा प्रताप को मना नहीं पाए। शॉर्टकट में अगर बोलें अपन तो JMBT ये याद रखना है। चारों शिष्टमंडल क्रम से, एक है जो 72 में आया था नवंबर, बाकी तीनों हैं जो 73 में आए थे। 1500 जून 1573, अक्टूबर 1573 और दिसंबर 1573। अब चारों शिष्टमंडल असफल हो गए। अब अकबर के पास एक ही रास्ता था, युद्ध का रास्ता था कि उसको युद्ध द्वारा हराकर शासक उसका स्थापित करे। उसके लिए उसने मान सिंह को सेनापति नियुक्त किया। 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह अपनी शाही सेना लेकर अजमेर रवाना हुआ। वहां पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला, 2 माह तक वहीं पर रहा। उसके बाद वहां आगे नाथद्वारा से लगे हुए खमनोर के मोलेला नामक गांव के पास अपना पड़ाव डाला। उधर इस शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल गई थी। ये पहुंचे थे नाथद्वारा, हल्दी घाटी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पहुंचे थे। अब जहां पर ये क्षेत्र आता है हल्दी घाटी का, यहाँ खमनोर की और गोकुंदा की पहाड़ियाँ इस तरह से बनी हुई है कि एक बार अंदर आ तो सकता है कोई, पर बाहर बड़ी मुश्किल से निकल सकता था। और तो महाराणा प्रताप के लिए ये स्थिति उपयुक्त थी युद्ध करने के लिए कि सामंत चारों तरफ से आक्रमण करे और इनको हरा दे। अब युद्ध की क्या नीति रही और क्या परिणाम रहा, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।